ठीक है, I'll start the screen share. You should be able to see the screen. तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा करना क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन करने का आज करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, सो 10% लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई है। सो दे हैव मेंशन्ड सम थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 10% लॉ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सना। तो बताइए 10% लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें आपकी यहाँ पे सही है। लाइक यू हैव टू स्टेटमेंट्स, पढ़िए आराम से and tell me what can be the correct answer यहाँ पे। Raise your hand to answer this. Good morning, sir. Good morning, good morning. Alright, ठीक है, बताइए फातिमा क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? Only first is correct. First is correct. मुस्कान कुमारी? Third option. जसनूर? C option. देखो यहाँ पे This law was first put forward by Lindman in 1942. That is true. ये बात आपके यहाँ पे सही है। According to this law, during the transfer of food energy from one tropic level to another, only about 10% is stored at higher tropic level, and the remaining 90% is lost in the respiration, decomposition, and waste in the form of the heat. ये बात आपके यहाँ पे सही है। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं ट्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही तो होता है, सिर्फ 10% तो आपका जाता है आपके नेक्स्ट टॉपिक लेवल के अंदर, बाकी 90% तो आपका रेस्पिरेशन, हीट लॉस, डिकम्पोजिशन में सब निकल जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस। ये बताइए First. हैंड रेज कर लो। साक्षी गौतम? So first option. मोनिका? First option. It starts with the green plants called producers at a first order level. That is true. ये बात आपके यहाँ पे सही है। A much less fraction of energy flows through this type of food chain in terrestrial ecosystem. That is also going to be true. Energy for grazing food chain comes from the organic remains or detritus. ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है false. अगर हम कंपेयर करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन को हमारे डिट्रिटस फूड चेन के साथ, तो डिट्रिटस फूड चेन आपका ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो। सो यस, मेरे पहले दो ऑप्शंस यहाँ पे, मेरे पहले दो स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी योर इनकरेक्ट वन। चलो, चूज द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द गिवन सेट। बताइए तवनप्रीत? C option. वैभव? C. एंड साक्षी गौतम? C option. राइट। सो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हो दैट इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लाइक लिग्निन एंड काइटिन, इट विल टेक मच मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरगो डिकम्पोजिशन। और ये लोग कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रेट यहाँ पे आपका हायर है, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। Humus formed during humidification is further degraded by some microbes and release inorganic nutrient by mineralization. That is going to be true. आराम से देखिए सवालों को, स्टेटमेंट को, बताइए क्या होगा आंसर। मुस्कान कुमारी? Sir, fourth option. जसनूर? D option, sir. चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएंगी सही। प्रोडक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड टू ग्रॉस एंड नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी, दैट इज ट्रू। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स, ये बात भी आपकी सही है। तो दोनों स्टेट मेरी यहाँ पे हो जाती है ट्रू यहाँ पे।
Net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration. That is also true. There is a unidirectional movement of energy towards the higher tropic level, and its dissipation and loss of heat to the environment. So बिल्कुल सही है चारों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे. चलो ये वाला. वैभव, मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? So first. Third option. Only Muskan, Shivani. Third option. Third. Mix are someone is saying third. शगुन ठाकुर. Sir, first. बाकी भी ट्राई करिए. क्या हो गया? तमनप्रीत, मुस्कान कुमारी, साक्षी गौतम. Sir, third option. Okay. So you are saying, Tamanpreet, why not option statement 2 is going to be incorrect, Tamanpreet? सर मेरे को लग रहा है कि वो स्कैवेंजर्स टाइप होंगे जो सेकंड स्टेटमेंट Scavengers होते हैं तो dead animals पे feed करते हैं. Scavengers are those animals which feed on dead animals. यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. जैसे आपका vulture हो गया, आपका hyena हो गया. They feed on dead animals which have been carcass जो होता है उसके ऊपर जाके लोग feed करते हैं. So consumers are animals which feed on other organisms or their body parts. So that is not wrong, no? Other organisms या उसके body parts को अगर वो उनके को खा रहे हैं, so that's a right thing. That's what consumers are going to do, you know. So that is going to be one thing. So अब consumer तो basically आपका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका herbivore भी यहाँ पे हो सकता है. अब ये reason आपका बन सकता था. या consumers are going to be my herbivores as well, and herbivores are not the one which are going to eat the body parts, right? But they have mentioned organisms, right? तो उसमें आपका plants भी आ जाता है. तो इसलिए आपकी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगी. सो ये भी मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. ये तो मेरा ट्रू है ही यहाँ पे. एंड इवन द सेपरेट वाली कहानी भी मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाती है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू इन दिस. तो याद रखना स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे सी हो जाएगा, 3 भी सी हो जाएगा और मेरा फर्स्ट भी यहाँ पे सी हो जाएगा. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर इन दिस. ये बताओ, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. सो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है. बताओ ये पिरामिड किसको बिलोंग करता है? बताइए फातिमा, किसको बिलोंग करता है ये पिरामिड? Pyramid of energy. अरे I'll ask you if I have to ask you. शिवानी शर्मा. Fourth option. मोनिका. फोर्थ ऑप्शन. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट आंसर. आपको यहाँ पे जूल्स में एनर्जी आपको यहाँ पे दिख रही है ना. अगर आपको जूल्स में अगर आपको यहाँ पे एनर्जी दिख रही है देन यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट इज माय पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो दैट इज गोइंग टू बी पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम. अच्छा, हमारा कौन सा पिरामिड जो होता है वो आपका स्पिंडल शेप्ड होगा? राइट. पिरामिड ऑफ नंबर फॉर माय फॉरेट इकोसिस्टम याद रखना. सो पिरामिड ऑफ नंबर जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर फॉर माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ये मेरा यहाँ पे होगा. ये एक्सेप्शंस एक दो होंगे ना आपके यहाँ पे, प्लीज इसको याद रख लेना. विच विल बी फॉर माय स्पिंडल शेप मेरा यहाँ पे आ जाएगा. ये बताओ. फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? जसनूर. So A option. शिवानी शर्मा. A option. So A is going to be a phytoplankton and B is going to be a zooplankton. ये आपका यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल सही. That is your pyramid of biomass in the aquatic ecosystem. सिंपल सवाल है. अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे, कौन सा मेरा पिरामिड होता है जो मेरा इन्वर्टेड होता है और 9 नंबर का होता है? So parasitic ecosystem. Right, parasitic people, parasitic. If we have a pyramid of parasites, this will be the pyramid which is going to be inverted. ये आपका inverted होगा. So parasites का pyramid जो होगा ना, pyramid of number,
ये आपका हो जाता है आपका यहाँ पे इन्वर्टेड. Again an exception which you have to know. This is going to be inverted. Again have a look at this paradox number आपके यहाँ पे जो देख रखा हुआ है यहाँ पे ग्रासलैंड का हमेशा आपका रहता है अपराइट, पैरासिटिक फूड चेन का यहाँ पे होगा आपका इन्वर्टेड. सो यू कैन सी यू हैव सिक्स बर्ड्स, एक सिंगल बर्ड के ऊपर यू हैव लाइक कई सारे इंसेक्ट उस पर फीड करे, सो दे आर लाइक पैरासाइट्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट, और उन इंसेक्ट के अंदर कई सारे प्रोटोजोन्स आपको वहां पे मिल जाएंगे रहते हुए. सो बर्ड्स, इंसेक्ट एंड देन यू हैव सम हाइपर पैरासाइट्स या जो हम कहते हैं प्रोटोजोन्स उन इंसेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे रहते हुए, एंड दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर inverted pyramid of my parasitic food chain. So that is my pyramid of number आपका यहाँ पे. Which of the following ecological pyramid are always inverted? So the following ecological pyramid is always going to be inverted. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, first option. शिवानी शर्मा. First option. Right, option 1 is the right answer in this. Pyramid of number in the parasitic food chain and pyramid of biomass in the pond ecosystem. ये आपके हमेशा यहाँ पे inverted होंगे. So they are going to be inverted all the time. This is my pyramid of number for my forest ecosystem. जो आपके यहाँ पे spindle shape आपका आएगा. So you have a single tree यहाँ पे which is a producer. A large number of birds depend on that producer, and then you will get to see कि उन birds के ऊपर एक small number of bird of prey आपको यहाँ पे depend करता है. मतलब आपके kite, eagle, they depend on them. So that becomes a spindle shape pyramid जो आपको मिलेगा आपके forest ecosystem के अंदर. This is my pyramid of number. चलो. 20 joule of energy is trapped in the producer level. Then how much energy will be available to the peacock as the food is following the food chain? So यहाँ पे आपकी एनर्जी जो आपके यहाँ पे आ रही है that's going to be 20 joule. Tell us Muskan. Second option. Second option. Muskan Kumari. First option. First option. Fatima. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही आज, या फिर आपने बहुत दूर बैठे हो आप अपने सेटअप से, या फिर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. साक्षी. So fourth option. फोर्थ ऑप्शन साक्षी. ठीक है. सो यू हैव दिस 20 प्लांट्स के अंदर आपका 20 जूल है आपका यहाँ पे एनर्जी. सो ऑब्वियसली आपका जब ये माइस में जाएगा सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक 2 जूल आपका यहाँ पे हो जाएगा. देन आप इस स्नेक के जा रहा है तो आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.2 एंड 10% आपका आगे बढ़ेगा ना हमेशा यहाँ पे. देन यहाँ से आपका जाएगा 0.02. So this is the amount of energy you are getting into the peacock. Peacock के अंदर आपको ये एनर्जी आपको मिलती हुई आपको यहाँ मिल जाएगी. So that is why option A becomes the right answer in this. The 10% law of energy transfer in the food chain was given by 10% law energy आपका जो ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है वो किसने दिया था? मुस्कान. ओनली मुस्कान. जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. राइट. चलो. Choose the incorrect option यहाँ पे. Read the statement carefully and give us the incorrect option. Grazing food chain begins with producer at the first trophic level. Grazing food chain binds up organic inorganic nutrients, while district food chain helps in releasing the inorganic nutrient to a cycling pool. Both A and B. Detritus chain accounts for less energy flow than the grazing food chain. बोलिए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Sir, B option. बी. Yes, sir. अभिषेक. सर डी. स्टेटमेंट डी आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो डिट्रेटस फूड चेन होता है इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट देन द ग्रेजिंग फूड चेन. और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट डिट्रेटस चेन अकाउंट्स फॉर लेस एनर्जी फ्लो देन द ग्रेजिंग फूड चेन. तो ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. द एनर्जी फ्लो इन द डिट्रेटस फूड चेन इज गोइंग टू बी मच मोर हायर देन व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर. तो इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है.
Grazing food chain binds up inorganic nutrients while detritus chain helps in releasing the inorganic nutrients. That is true. Grazing food chain में आप क्या कर रहे हो? You are doing the, it starts with the producers which are doing the photosynthesis. यहाँ पे आप सारे inorganic nutrients को आप like यहाँ पे आप assemble कर रहे हो. Detritus food chain में आप break down कर रहे होते हो. तो ये बात आपकी यहाँ पे सही है. So please यार अपने एक बार फिर दिमाग में बिठा लो कि detritus food chain is much more efficient, better than the grazing food chain. वो हमेशा उससे ज्यादा better आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, चलो. A person who eats a chicken that ate grain is going to be what? एक पर्सन जिसने भी यहाँ पे चिकन कंज्यूम किया, जिसने भी अपने यहाँ पे ग्रेन को खाया था, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोलो अभिषेक. Secondary consumer. Secondary consumer. That person is going to be a secondary consumer. Which of the following two organisms are producers? इनमें से कौन से organisms जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are going to be producers यहाँ पे. बताइए साक्षी. So first option. Right, plants and phytoplanktons are going to be the producers यहाँ पे. They are always going to be producers. Yes. Question number 47. Take your time and give us the correct answer. बताइए अभिषेक. Second option, sir. फातिमा. Second option. शगुन ठाकुर. Second option. तो हम देखते हैं यहाँ पे. Herbivores are also called as my primary consumer. Secondary consumer are eaten by large predators. Dash consumer eats secondary consumer, so that's my tertiary consumer. A network of many food chains called as my food web. So option B becomes your right answer. The process by which water-soluble inorganic nutrients go down in the soil horizon and get precipitated as unavailable salt is called as what? बोलिए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So B option. Right, that's going to be called as my leaching. True. So you should know the आपका sequence आपका यहाँ पे क्या आएगा? Fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. ये आपका sequence हमेशा follow करा जाता है during your decomposition. Catabolism करने के लिए आपके यहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. इवन याद रखना कि आपके माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपको ह्यूमस में से मिनरल्स को निकालना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट माइक्रोब्स विल बी इन्वॉल्वड अगेन ओवर देयर. फ्रेगमेंटेशन के लिए आपके अर्थ फॉर्म, स्मॉल इंसेक्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है, देखिए इसे ध्यान से एंड बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. करुण ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So B. तमनप्रीत. Second option. Right. So second option आपके यहाँ पे सही आंसर है. Humidification is a process in which you will get to see a dark color amorphous substance which is highly resistant to microbial action undergoes decomposition at an extremely slow rate. Yes, that's humidification. Breakdown of detritus into small particles by detrivores is a process called as. फातिमा बताओ. Fragmentation. अब आ रही है आपकी आवाज सही से. That's going to be your fragmentation. Right. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन. आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? बताइए अभिषेक. Third option. एंड जसनूर. C option, sir. राइट. अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है मेरे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय. शिवानी शर्मा. Third option. एंड तमनप्रीत. Third option. Right. So secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by my consumer. पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे बताना क्या which of the following statement are correct about the narrowly utilitarian argument.
बताइए तो अनुप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So second option. एंड शिखा? Second option. ओनली मुस्कान? ओनली मुस्कान तक आवाज नहीं पहुंच रही। शिवानी शर्मा? Second option. चलो देखते हैं, सब लोग यहाँ पे सेकंड कह रहे हैं, चेक करते हैं। इकोसिस्टम सर्विस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये तो आपका यहाँ पे हो गया फॉल्स, दैट विल कम अंडर द ब्रॉडली यूटिलिटियन के अंदर। इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइक डाइज एंड लुब्रिकेंट, दैट इज ट्रू, बिल्कुल। सो सेकंड तो मेरे यहाँ पे आएगा ही आएगा। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन द फुल ब्लूम, दैट इज गोइंग टू फॉल, ये एस्थेटिक वैल्यू में आपका आ जाता है। द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एस्थेटिक वैल्यू, आपके यहाँ पे आएगा। फाइबर्स, फायरवुड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यस, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, कमर्शियल वैल्यू है मेरा यहाँ पे इसका, सो दैट्स नैरो यूटिलिटियन। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू, ये भी मेरा कमर्शियल फायदा है। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर। बताओ, अब ये सवाल बड़े रिपीट होते हैं नीट एग्जाम के अंदर, एंड प्लीज गेट यूज्ड टू दोस सवाल्स। इन द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। बताइए मोनिका। First option. अभिषेक? First option. इन सिटू कंजर्वेशन इज अ नेशनल पार्क। ऑन साइट, इन सिटू मतलब वहां पे कंजर्व करना जहां पे आपका एनिमल आपको दिख रहा है, सो दैट्स अ नेशनल पार्क हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा इसका एग्जांपल, इवन सेक्रेड ग्रुप इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाएगा। एक सिटू कंजर्वेशन, यू आर डूइंग इट एट योर ओन प्लेस, ऑफ साइट, बोटेनिकल गार्डन, zoological parks, like your seed banks are the example of my ex situ conservation. तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। So we know that what is my in situ, what is my ex situ conservation, gene bank, seed bank, botanical garden, wildlife safari park. Wildlife safari park भी आपका ex situ conservation में ही आता है, crowd में आपका आता है उसके अंदर। So these are the few names which you all have to know. National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve are all my in situ conservation along with my sacred groves. तो ये याद रखना, इसके ऊपर बेस्ड सवाल आया था लास्ट ईयर भी, और ये बहुत बार लोग पूछते हैं। Where was the World Summit of Sustainable Development held? कहाँ किया गया था? बताइए अभिषेक, उस सिटी का नाम जहां पे किया गया था। सर साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो कंट्री है, मुझे सिटी का नाम चाहिए। अभिषेक कैसे कैसे चलेगा? बताइए शगुन ठाकुर। So Brazil. कान कुमारी? Sir, Johannesburg. जोहान्सबर्ग, राइट, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था ये वर्ल्ड समिट। कौन से साल में हुआ था मुस्कान कुमारी? है Sir, 2002. राइट, 2002 में ये हुआ था। The number of national park, biosphere reserve, wildlife sanctuary of India respectively going to be what? बोलिए जसनूर। So first option. राइट, ये आपके यहाँ पे सही आंसर है। नेशनल पार्क आपके होते हैं 90, 14 आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व एंड 448 आपके हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको भूलना नहीं है। इन सिटू स्ट्रेटेजीज इंक्लूड व्हाट? इन सिटू कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटेजीज होती है उसमें आपका क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा? बताइए साक्षी गौतम। So D option. तवनप्रीत? Fourth option. आप लोग तो बोलते थे हमें इकोलॉजी नहीं आता, इकोलॉजी नहीं आता, यहाँ पे सब लोग हैंड रेस कर रहे हो, क्या है ये सब? व्हाट इज दिस तवनप्रीत एंड मुस्कान कुमारी एंड ऑल ऑफ यू, है कि हमें इकोलॉजी का वो है, इकोलॉजी करा दो सर, ये वो फलाना, एंड लुक एट योरसेल्फ, all of you are able to answer all the questions, which is a good thing, but still okay. So yes, चार को चारों मेरे बनते हैं यहाँ पे एग्जाम में इन सिटू कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 14। बोलिए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option. जसनूर? A option, sir. Right, over exploitation of by the human beings was the reason, because of that they are at a brink of extinction. वो कौन सा बर्ड था जो आपको मिलता था मॉरिशस के अंदर जो एक्सटिंक्ट हो चुका है अब? Dodo. डोडो। Anthropogenic extinction is called as which extinction? बताइए शगुन। C.
सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। और ये हमारे लिए ज्यादा कंसर्न क्यों है? 100 times. 100 to 1000. 100 Right, to 1000 times. 100,000 times much more faster than what was happening in the past. So इसलिए हमारे लिए ज्यादा कंसर्न है। राइट, पढ़ोगे आंसर। If any extinction of mutualistic pollinator takes place, what would be the effect on the plants where it pollinates? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, C option. तमनप्रीत, मोनिका Third option. and Sakshi Gautam. C option. Right. So if extinction of mutualistic pollinator takes place, what would be the effect on the plant where it pollinates? तो yes, आपका plant अब pollinate नहीं कर पाएगा. The plant would not get pollinated. This also becomes the story of my co-extinction. ये मेरी इवन यहाँ पे कहानी बन जाती है, a कहानी of my co-extinction. Decline in the population of Indian native fish. पढ़ो ध्यान से इसे and बताओ क्या होगा इसका आंसर। बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 4th option. शिखा, आपको क्या लग रहा है? 4th option. That's the correct answer. Alien species invasion is the right answer in this. Alien species invasion के कई सारे एग्जांपल आपके यहाँ पे आते हैं। वो कौन से प्लांट थे जो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल बनते हैं? Lantana. Burmese python. Water hyacinth. Echinus lantana. Very good. Lantana camera is the one. Then you have water hyacinth, जिसको हम even बोलते हैं as a terror of Bengal. And then you even have a Parthenium. So these are some of the examples of the plants which can create ecological disturbance in the certain habitat. Which of the following is most important cause for animals and plants being driven to extinction? सबसे main reason क्या है जिसकी वजह से ये लोग आपके हो रहे हैं extinct? बोलिए शिवानी शर्मा, बोलिए। Fourth option. Right, habitat loss and fragmentation is the main reason. Because of that, I'll be finding my species is actually going extinct. The organization which publishes the red list of species, कौन सी organization वो red list बना के रखती है आपके सामने species की? बताइए ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? Second option. That is going to be your IUCN, International Union for Conservation of Nature. ये आपके यहाँ पे रेड लिस्ट बनाते हैं। अब मुझे आप कोई हैंड रेज करके बताओ कि इसमें जो लिस्ट होती है ना, रेड लिस्ट की जो यहाँ पे कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज कौन सी होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे जिसमें ज्यादा एनिमल्स होते हैं और सबसे कम वाला। सो नाउ यू हैव टू टेल मी दैट। बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। So least concern, हाँ, फिर nearly threatened, फिर vulnerable, राइट, endangered, फिर critically endangered, फिर extinct. क्या बात है बेटा, वेरी गुड। अरे एमबीबीएस छोड़ो तो अनप्रीत, बिकम अ इकोलॉजिस्ट। वैसे भी कंट्री में इकोलॉजिस्ट की कमी है। आप आओगे तो हम लोग जीआईबी को बचा पाएंगे एक्सटिंक्ट होने से। So these are the categories which you have to know. All of you should know this. Least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, and extinct. These are the categories which you have to know, right? और इसमें याद रखना कि जो 3 categories आपके यहाँ पे होती है ना, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ threatened categories. Right? एंड यू शुड नो दैट अगर कोई एनिमल इस कैटेगरी में है तो ये तो हमारे लिए मेजर कंसर्न है। आज की डेट में जीआईबी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। योर जीआईबी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माय क्रिटिकली एंडेंजर्ड बिकॉज पीपल बिलीव दैट 150 170 ही है पूरे इंडिया के अंदर, और वो भी अगर खत्म हो गया देन वो काफी जल्दी एक्सटिंक्ट में भी आ जाएगा। तो दीज आर द कैटेगरीज व्हिच यू ऑल शुड नो। लीस्ट कंसर्न इज द वन
जहाँ पे आपको याद रखना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वल्नरेबल से तक आपका होता है थ्रेटेंड स्पीशीज। लीस्ट कंसर्न में आपका सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको मिल जाता है, मतलब इसका नंबर काफी ज्यादा होता है, तो उसके अंदर आपको कंसर्न की जरूरत नहीं होती। चलो, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। फातिमा क्या डिस्क्राइब किया था? थर्ड ऑप्शन, स्पीशीज एरिया। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब बाय अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, राइट। बताइए कौन सा है सही इक्वेशन आपके स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का? बोलिए मोनिका। Third option. तमनप्रीत। थर्ड ऑप्शन। log s is equal to log c plus z log a, that's the right answer, yes. आई होप आप इसे पढ़ पा रहे हो सही से, थोड़ा सा टाइम लो एंड देन ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। ओके, अभिषेक बताइए। फोर्थ ऑप्शन। तमनप्रीत, शिवानी शर्मा फोर्थ एंड मुस्कान कुमारी। फोर्थ ऑप्शन। एंड आई होप मुस्कान का भी यही आंसर है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक डैश रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन। यहाँ पे लोग टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट एरिया में आपका हुआ था फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन, जिसकी वजह से वहां पे आपको डाइवर्सिफाई होने में लाइक कोई ज्यादा लंबा टाइम मिला नहीं था स्पीशीज को। सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक यहाँ पे आपका एक के अंदर आपका टेम्परेट आएगा, राइट। Dash have remained relatively undisturbed for millions of years and thus have a long evolutionary time for species diversification. यहाँ पे लोग बात करें ट्रॉपिकल बेल्ट की, सो दैट टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल बेल्ट, क्योंकि आप जानते हो ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका कंडीशन आपका अनडिस्टर्ब रहा था काफी लंबे टाइम के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट a number of new species have actually formed over there. Then third, dash environment unlike temperate one are less seasonal, relatively more constant and predictable. यहाँ पे ये लोग ट्रॉपिक्स की बात करें, ट्रॉपिक्स के अंदर आपका एनवायरमेंट या आई वुड से टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता सीजन के अंदर आपका यहाँ पे, राइट। सच कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट नीशे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये सब एसेंशियल है आपकी नई स्पीशीज बनाने के लिए। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द डैश, दैट मींस ट्रॉपिकल बेल्ट, ये आप ये बात जानते हो, which contribute to the high productivity. This in turn might contribute to the indirectly greater diversity. तो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये सवाल सिर्फ आपको आंसर दे रहा है, ये सवाल आपको सारी एनसीईआरटी की लाइंस बता रहा है जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सो व्हाई डू यू गेट टू सी अ हाई डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट? ये दो तीन आपके यहाँ पे लाइंस है जो आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए हमेशा। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ हाई डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। The country whose tropical rainforest possess greater biodiversity on Earth is going to be what? वैसे सवाल गलत है, इट हैज टू बी कंट्री, तो हटा दो, बस आप बताओ इनमें से कहाँ पे आपको ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलती है यहाँ पे। बोलिए फातिमा। साउथ अमेरिका। राइट, बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है, बट यस दैट्स अ करेक्ट आंसर। Arrange the following place in increasing order of biodiversity of species of birds and select the right option. So you have to go with the increasing order आपका यहाँ पे। बताइए अभिषेक। सर फर्स्ट। ओनली मुस्कान फर्स्ट ऑप्शन। एंड जसनूर। Sir, Batman. फातिमा। सेकंड ऑप्शन। मोनिका, तमनप्रीत, शगुन। सेकंड ऑप्शन। Second option. ठीक है, चलो देखते हैं। सो आपको लगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपका कम से ज्यादा जाएगा, मतलब अगर 5 नंबर है तो 5 से आप जाओगे, फिर 50, फिर वहां से आप जाओगे 100, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट। तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे कम आपको मिलेगा आपके यहाँ देखेंगे आपको ग्रीनलैंड के अंदर, ग्रीनलैंड विल हैव अ लीस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स। फिर आप आते हो न्यूयॉर्क के अंदर। सो जैसे जैसे आप
आओगे अपने इक्वेटर के पास में तो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज विल एनकाउंटर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका नंबर थोड़ा ज्यादा होगा। न्यूयॉर्क से आप आओगे इंडिया में तो इंडिया में भी आपका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड इंडिया से आप आओगे कोलंबिया में विच हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स यू फाइंड इन कोलंबिया। तो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ओवरऑल बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ग्रीनलैंड से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से इंडिया, इंडिया से कोलंबिया। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप बेसिकली पोल्स से आप आ रहे हो आपके सेंटर में इक्वेटर तक, and that is the thing you find, and that is when you find the number of birds species or their species number is just going to keep on increasing. Question number 14. So high altitude to, so आपको क्वेश्चन में जाना है हाई एल्टीट्यूड से आप जा रहे हो लोड एल्टीट्यूड की तरफ, तो आपके बाढ़ से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो आपको यहाँ पे मैच करना है। सो यू हैव दिस 4 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप बताने की कौन सी सही है इनमें से। बोलिए साक्षी गौतम। फर्स्ट ऑप्शन सर। मुस्कान कुमारी, मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या कहता है। हाई लैटिट्यूड मतलब पोल से लेके जब आप जा रहे हो इक्वेटर के पास, तो यस द बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। पोल से अगर आप जा रहे हो इक्वेटर तक देन आपकी बायोडाइवर्सिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। अगर आप हायर एलिवेशन पे हो, अगर आप वहां से आते हो सी लेवल की तरफ, फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड टू गो टू सी लेवल, द बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। तो याद रखना, अगर आप माउंटेनस एरिया में हो, अगर आप वहां से नीचे आते हो ना, तो आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। एंड देन हायर एल्टीट्यूड से अगर आप जा रहे हो सी लेवल की तरफ, ये लोग करेगी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही है और स्टेटमेंट 3 मेरे यहाँ पे सही है। सो यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो, which of the following statement is incorrect explanation about the high diversity in the tropical areas in comparison to the temperate area? कौन सी बात यहाँ पे आपकी गलत है? You have to tell us what is wrong, people. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है in terms of having a high diversity in the tropical belt? बोलिए शगुन ठाकुर। बी ऑप्शन। एंड शगुन, बेसिकली आप कौन से स्टेट से? हिमाचल। ऑलराइट शगुन, आप हमारे साथ क्लासेस लगा देते हैं 12th में? नो सर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है। जसनूर, इसका आंसर क्या होगा? जसनूर है नहीं है? जसनूर, साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। राइट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेस सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। सो आपकी सोलर एनर्जी आपकी कम मिलती है ट्रॉपिकल बेल्ट में, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है। चलो, which of the following statement shows an example of alien species invading our ecosystem resulting in the biodiversity loss? बोलिए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन। राइट, तीनों की तीनों मेरे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, दे आर द करेक्ट एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन के। नाइल पर्च आपकी विक्टोरिया लेक में आपने रिलीज की थी, जिसकी वजह से आपकी चिचलिट फिश की पॉपुलेशन कम हो गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हाइसिन इनटू इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द केस ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और अफ्रीकन कैटफिश को जब इंडिया में डाला गया था तो भी आपका केस बन गया था। सो यस, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्स एट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस चीज के ऊपर एम करता है? बताइए बेटा, चलिए जल्दी बताइए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस चीज को यहाँ पे एम करता है? बोलिए मुस्कान कुमारी। सर फोर्थ ऑप्शन। ओनली मुस्कान फोर्थ ऑप्शन। एंड अभिषेक? फोर्थ ऑप्शन सर। मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट इज ट्रू, ताकि आपके सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस आपके होते रहे उस हैबिटेट के अंदर, व्हिच इज गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, दैट्स वन थिंग। टू एनरिच द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी विद एक्सोटिक स्पीशीज, बिल्कुल नहीं, आप एक्सोटिक स्पीशीज नहीं चाहते वहां पे, आप चाहते हो नेटिव स्पीशीज आप यहाँ पे ग्रो करें, एक्सोटिक नहीं। प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ द स्पीशीज, ये बात भी गलत है, कोई माइग्रेशन को आपको रोकना नहीं है, आप चाहते हो कि माइग्रेशन हो, एवरीथिंग यू वांट दैट टू हैपन। मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ,
That is going to be true. The first and fourth is the most appropriate answer over here. The term ecosystem was coined by. बोलिए फातिमा. Fourth option. मुस्कान कुमारी, मोनिका, साक्षी गौतम. Fourth option. Vertical distribution of different species occupying different level in Bartic community is known as. जब आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको होते मिलता है एक बार्टिक कम्युनिटी के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. बताइए तो अनप्रीत. सर फोर्थ ऑप्शन. यस, इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रैटिफिकेशन. राइट, सो व्हेन यू हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज. जैसे कि अगर हम इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आता है फॉरेस्ट स्पीशीज, और आई वुड से प्लांटेशन इन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट, सो आप फॉरेस्ट में देखोगे कुछ ट्रीज आपके बहुत टॉल होते हैं जो लाइक दे फॉर्म द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट. देन आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो उससे लाइक थोड़े छोटे होंगे. तो कुछ प्लांट्स की कैनोपी काफी डेंस होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं तो उस कैनोपी के नीचे आपके ग्रो करते हुए आपको मिल जाते हैं. सो यू फाइंड डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट वर्टिकल लेवल, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रैटिफिकेशन. सो प्लांटेशन इन फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस. बताइए, in relation to the GPP and NPP of an ecosystem, which one of the following statement is correct? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. शिवानी शर्मा. Second option. Gross primary productivity is always more than the net primary productivity. Yes, option B is the right answer on this. GPP is always going to be more than the NPP. The mass of living material at a tropic level at a particular time is going to be called as what? बोलो अभिषेक. Standing crop. तो स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है अभिषेक फिर? स्टैंडिंग स्टेट डिफाइन करो, स्टैंडिंग स्टेट डिफाइन करो. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. स्टैंडिंग स्टेट नहीं मालूम? बताओ जस्नू, व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट? सर जितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में एट अ स्पेसिफिक टाइम. Right. So amount of inorganic nutrients in a particular area in a particular time is going to be called as my standing state. So जो भी आपका mineral composition आपको मिल जाए एक एरिया के अंदर in a particular time frame में, that is called as my standing state. उसको हम बोलते हैं वहाँ पे as a standing state. चलो. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. The rate of production of organic matter during the photosynthesis is going to be termed as what? बताइए फातिमा. Fourth option. Right, that is termed as my gross primary productivity. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as GPP. तो secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by. तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? कंज्यूमर. पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे हैंड रेस करके. एक मिनट पीपल. हाँ बताओ मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? Second option. Second option is the right answer. The rate of formation of new organic matter by rabbit in grassland is going to be called as my secondary productivity. इसे हम यहाँ पे बोल देंगे option B. Which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? किसके अंदर आपकी NPP की वैल्यू आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? Which kind of ecosystem will have the highest amount of NPP? फातिमा, शिवानी शर्मा. Fourth option. राइट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आपकी एनपीपी की वैल्यू आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है. इज गोइंग टू बी हाईएस्ट इन द अमाउंट बिकॉज ये आपका रेन फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पे यू विल हैव द हाईएस्ट डाइवर्सिटी आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे. एंड दिस एरिया विल ऑलवेज कम अंडर द ट्रॉपिकल बेल्ट.
It has a huge amount of rainfall and ample amount of sunlight. इसके वजह से यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है. अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, देन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट इज वन एंड हिमालय। ईस्टर्न घाट, राइट. ईस्टर्न घाट्स आप कह सकते हो जहाँ पे आपका आता है, या आप बोलोगे इसको यहाँ ईस्टर्न घाट्स से ज्यादा बेटर आपका यहाँ पे आंसर, ऐसे ही आंसर आएगा. ईस्टर्न घाट्स नहीं, ईस्टर्न हिमालयाज जहाँ पे आपका आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, तो दो याद रखना है यहाँ पे इंडिया के अंदर. एक आपका होता है वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स आते हैं? तो केरला, महाराष्ट्र। केरला, गोवा। Very good. Kerala, Goa, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu will have the certain part of the Western Ghats. And then you have Eastern Himalayas. Now, when we say Eastern Himalayas, so that will include all the Northeast India. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको याद रखते हैं वो आपके 7 सिस्टर्स के नाम, जहाँ पे आपका आता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम. They are all part of my Eastern Himalayas, जिसको हम बोलते हैं Northeast India. These are the 2 areas where I'll get to see my tropical rainforest. और इसके वजह से I can actually get to see a very huge biodiversity over there. आपने इनसाइट में भी ये बात पढ़ी है कि एम्फीबियंस की बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको मिलती है देखने के लिए आपके वेस्टर्न घाट्स के अंदर. So that is why you should know very precisely that these are the areas where you get to see a huge diversity of your plants, animals, everything. Eastern Himalayas and now Western Ghats. They are also going to be my hotspots. They are also going to be called as your hotspots. NCERT ने एक और hotspot देके रखा हुआ है, that is your Sri Lanka. But that's not in India actually. But yeah, अगर NCERT में लिखा होता है, NCERT में I think उन्होंने 3 hotspot mention किए हुए हैं, Sri Lanka, Eastern Himalayas and Western Ghats. But these are my hotspots. जहाँ पे आपको याद रखना है that you have a very high species diversity. And you have a very high endemic species over there. जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो आपको कंट्री में और कहीं देखने के, कंट्री छोड़ो वर्ल्ड में कहीं और देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? The rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecule is the ecosystem. That's what in the ecosystem is going to be what Muskan Kumari. Second option. Right, that is my gross primary productivity. ये मेरा बनेगा यहाँ पे मेरा जीपीपी. अगेन जीपीपी एनपीपी के ऊपर बेस कई ज्यादा सवाल आ जाते हैं नीट के अंदर, ये सारा का पीवाईक्यूज ही है. सो अगेन इट्स अ वेरी chosen topic. Which of the following ecosystem has the highest gross primary productivity? Same answer again. Fatima and all of you, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? रेन फॉरेस्ट, Yes, rainforest. Plant decomposers are what? इनमें से कौन से आपके यहाँ पे plant decomposers हैं? बताइए मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन। मोनेरा एंड फंगा. याद रखना अगर आपसे कोई पूछा कि आपके मेजर डिकम्पोजर्स कौन से प्लांट के ऊपर, देन यू शुड क्लियरली टेल देम इट्स अ मोनेरा एंड फंगा व्हिच आर द डिकम्पोजर्स ऑफ द प्लैनेट. इनके बगैर यू कैन नॉट फाइंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपका कभी भी आपके यहाँ पे हो सकता है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट देम यू कैन नॉट हैव अ सस्टेन्ड इकोसिस्टम. आपका जो इकोलॉजिकल लाइक डाइवर्सिटी आपको जो मिलता है देखने के लिए, दैट इज ऑल मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. That is why if the soil does not have a microbe, the soil becomes infertile and the plants cannot grow over there. According to Robert May, the global species diversity is about. कितनी होती है आपकी global species diversity रॉबर्ट मे के हिसाब से? बोलिए जल्दी. शिवानी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 7 मिलियन। ये है आपका नंबर. Which of the following region of global exhibit a highest species diversity? कहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको मिल सकती है? Which of the following region of the globe? पूछा गया है, ठीक है. बताइए तवनप्रीत. फोर्थ ऑप्शन.
मुस्कान कुमारी, Fourth option. ठीक है, याद रखना ग्लोब पूछा गया इसलिए वी विल से अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सो अमेजोन का आपका फॉरेस्ट जो आपका होगा दैट विल हैव द हाईएस्ट स्पीशीज डायवर्सिटी आपको मिलेगी वहां पे देखने के लिए। इंडिया का पूछा जाता है देन यू कुड हैव सेड वेस्टर्न घाट, बट पूछा है वर्ल्ड के अंदर आपकी हाईएस्ट स्पीशीज डायवर्सिटी कहां मिलती है, देन यू कैन से अमेजोन रेन फॉरेस्ट। Which of the following is the most important for animals and plants? Something we have done that. You will have your habitat loss and fragmentation is the main reason for my extinction of your species. Habitat loss and fragmentation. चलो वैसे ही बोल दो इसका आंसर करके क्या आंसर आ जाएगा। Species. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था फिर? Lindman. Black. Blackman. राइट, मैंने दिया था। तो ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है ये बात? Photosynthesis. Hormone. हाँ हाँ ठीक है। रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। साक्षी गौतम बोलिए। So C option. Right. Red list contain data or information on my threatened species. Which is a national aquatic animal of India? इनमें से कौन सा आपका एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है आपका यहाँ पे? बताइए फातिमा। Fourth option. राइट, रिवर डॉल्फिन, बल्कि इसको मैं बोलूंगा ऐसा गैंजेटिक डॉल्फिन इसका नाम है, रियल नेम। सो गैंजेटिक डॉल्फिन और रिवर डॉल्फिन इज द वन व्हिच गोइंग टू बी द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है। पंजाब में भी आपको एक डॉल्फिन की स्पीशीज मिलती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तनप्रीत आपको याद है कोई नाम? पंजाब में भी मिलती है एक डॉल्फिन की स्पीशीज। सर मैं कभी देखी नहीं। मैंने कौन सा जिराफ देखा बेटा? मुझे भी जिराफ का नाम मालूम है। You have one district वहाँ पे तनप्रीत where you get to see a river dolphin in Punjab and it is something which is only seen over there. ढूंढना कभी बाद में, मतलब not literally जाके ढूंढना गूगल पे। So you have a Gangetic dolphin which is seen as a national aquatic animal. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called as। कौन से एक कैटेगरी में आएगा जो बिल्कुल आपका एक्सटिंक्ट होने ही वाला है फ्यूचर में, बहुत कंडीशन की खराब हो चुकी है? बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. राइट, दैट स्पीशीज विल बी माय क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके मैंने एक दो एग्जांपल आपको दिए थे, एक एग्जांपल तो आपका क्या रहेगा? Red panda. GIB. हाँ, रेड पांडा भी आ जाएगा और जीआईबी भी आपका जाएगा। जीआईबी एंड योर रेड पांडा। रेड पांडा कहाँ मिलता है देखने के लिए? रेड पांडा इज समथिंग यू विल फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट। एनिमल्स मालूम होने चाहिए बेटा कि कौन से एनिमल्स मुझे कहाँ मिलते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे वन हॉर्न राइनोसोरस तो कहाँ मिलेगा वो देखने के लिए? असम में। राइट, और वो नेशनल पार्क का नाम क्या था? काजीरंगा नेशनल पार्क। Kaziranga National Park, right? So these animals, when they give you in front of these animals, then you should know that where you are get to see those animals. Then एक आपके डियर होता है जिसको हम कहते हैं हंगुल, वो हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? ये आपको मिलता है आपका यहाँ पे JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यू गेट टू सी दिस हंगुल वाला आपका डियर आपको मिलेगा देखने के लिए। एशियाटिक लायन, यू नो दैट इज सीन इन गुजरात, गिर नेशनल पार्क। So all these animals, specific animals, और कहाँ मिल सकते हैं देखने के लिए वो आपको याद रखना है along with some national parks. Right, there's something we have done. हाँ, which of the following represent maximum number of species among the global diversity? किसका नंबर इन चारों में से ज्यादा होगा ग्लोबल डायवर्सिटी स्केल के ऊपर? देखिए ध्यान से एंड बताइए। बोलिए मुस्कान कुमारी, किसका नंबर इन सब में से ज्यादा होगा? First option. राइट, फंगा विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग द ग्लोबल डायवर्सिटी। फंगा का नंबर आपके यहाँ पे हाईएस्ट होता है, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। Which of the following has maximum genetic diversity in India? इनमें से किसकी जेनेटिक डायवर्सिटी इंडिया में सबसे ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी? बोलिए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? राइस। और कितनी डायवर्सिटी आपको मिलेगी यहाँ पे नंबर वगैरह देखा जाए तो? 50,000. 50,000.
50,000 diversity of varieties I'll be finding in this. So yes, option D is the right answer in this. The Indian rhinoceros in a natural inhabitant of which of the following Indian states? हिमाचल में तो नहीं दिखता. बताइए जसनूर. Sir, D option. असम. अब यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम बताना चाहूंगा, वो आपको याद रखने. जैसे इंडियन राइनोसोरस के लिए तो आपको यहाँ पे आएगा काजीरंगा. सो प्लीज याद रखना कि काजीरंगा कहाँ पे आ रहा है. काजीरंगा नेशनल पार्क इज समथिंग विच विल फाइंड इन आसाम. देन एक और फेमस नेशनल पार्क का नाम लूंगा, आप बताइए कहाँ पे आएगा. एक आपका नेशनल पार्क होता है, इसका नाम आपका आता है रणथंबोर. ये कहाँ पे आता है? राजस्थान. Rajasthan. So Ranthambore National Park is going to be coming in Rajasthan. Yes, I'll just write short में RAJ. Then you have a national park called as your Periyar National Park. केरला. Kerala. कह रहा हूँ मैं टर्नप्रीत. MBBS तो लोग करते रहेंगे. Become an ecologist. You can also travel to Periyar as well. So this is going to be your Kerala. Okay. Then we have one national park, Corbett National Park. Uttarakhand. Uttarakhand. Right. So Corbett National Park, and it is known for which animal? Tiger. Right. Uttarakhand is known for my tiger population, और I would say Corbett is known for tiger population. And पेरियार के अंदर आपको टाइगर साथ है, आपको याद रखना है एलिफेंट यहाँ पे आपको अच्छी खासे मिल जाएंगे. It is known for my elephant का population के लिए. ठीक है. Then there is going to be a national park. So these are the major national park we'll get to see. बाकी गिर तो आप लोग जानते हो, गिर is been known for my Asiatic lion के लिए जाना जाता है, and seen in Gujarat. So that is something you already know. ठीक है. So ये कुछ नेशनल पार्क आप यहाँ पे ऐड करो. बाकी बांधवगढ़ और वो सब भी आपके होते हैं, बट इतना ऐसे आपके अगर आएंगे भी सवाल तो आपके मेजर या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड ही आपके यहाँ पे आएंगे. These are some of the like important national parks in the country. So ठीक है. Then which of the following is not a method of in situ conservation? In situ conservation में से कौन सा एक मेथड यहाँ पे नहीं लग रहा? बोलिए साक्षी गौतम. Sir, D option. डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. बोटानिकल गार्डन के अंदर, बोटानिकल गार्डन इज बेसिकली नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माई इन सिटू कंजर्वेशन. पढ़िए ध्यान से सवाल को एंड बताइए क्या होगा आंसर इसके अंदर. बोलिए अभिषेक. endemic, टिका. Endemic. दैट्स राइट आंसर. अगर एक स्पीशीज आपको मिले जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलती है और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलती, देन दैट विल बी कॉल्ड एज माय एंडेमिक स्पीशीज. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट. एक चीज है जो एक्स सिटू कंजर्वेशन का यहाँ पे पार्ट नहीं बन सकती, वो यहाँ पे आपका क्या होगा? बताइए शगुन ठाकुर. Sir, B. शिवानी शर्मा. Second option. राइट. सो सेक्रेड ग्रुप्स. अच्छा, सेक्रेड ग्रुप के एग्जांपल क्या थे? कोई हैंड रेस करके बताओ मुझे. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स? बोलिए मोनिका. Khasi and Jinta Hills in Meghalaya, Aravalli Hills in Rajasthan. और कोई? Western Ghats of Karnataka and Meghalaya. राइट. वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र. एनीथिंग एल्स? बस्तर रीजन बेटा, बस्तर रीजन इन छत्तीसगढ़. राइट. So these are all areas which are going to be your particularly sacred groups, and यहाँ पे आपका conservation आपका किया जाता है by the local community. आप यहाँ पे conserve करिए forest को. So option D is the right answer. B is the right answer in this. Which of the following is related to the ex situ conservation of certain animals and plants? Which of the following is related to ex situ conservation of certain animals and plants? Ex situ conservation में कौन यहाँ पे आपका involve हो रहा है? बोलिए शगुन ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. शिवानी शर्मा. Fourth option. Right. Wildlife safari parks will play a vital role in the ex situ conservation of animals and plants.
द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, पढ़ो खुद से और बताओ क्या होगा इसका आंसर। अभिषेक, कोर जोन। अभिषेक कौन से एरिया के अंदर हम लोग टूरिज्म कर सकते हैं? सर ट्रांजिशनल जोन के अंदर। बफर जोन, बफर जोन, बफर जोन के अंदर आप टूरिज्म कर सकते हो, लोगों को जिप्सी में बिठा के घुमा सकते हो, दैट्स अ बफर जोन। ट्रांजिशनल जोन के अंदर आप बेसिकली रिलोकेट करते हो उन लोगों को जो लोग आपके वहां पे रहने वाले होते हैं, एंड दिस इज द ट्रांजिशनल जोन, इज अ जोन जहां पे आप अपने रिजॉर्ट भी बना सकते हो। सो कोर जोन इज अ एरिया जहां पे बेसिकली आप यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते, एंड बफर जोन के अंदर आप अपना टूरिज्म करते हो। सो ऑल द जॉब भी आपको घुमाया जाता है वो आपको बफर जोन में घुमाया जाता है। सो यस, कोर जोन इज द राइट आंसर इन दिस, जहां पे इट इज नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, देखिए ध्यान से एंड बताइए, which of the following national park is home to famous mux deer और हंगुल? बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। बताइए फातिमा। फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत, फोर्थ ऑप्शन। राइट। दाचिगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में आपको यहाँ पे हंगुल देखने के लिए मिल सकता है अगर आप वहां पे जाते हो राइट टाइम पे। तो which of the following both player have correct combination? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। राइट, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन नेशनल पार्क, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन या बोटानिकल गार्डन। The species confined to a particular region, we all know that is going to be called as my endemic species आपके यहाँ पे। So option A is the right answer in this. इसका आंसर बताओ। Take your time and give us the correct answer for this. Crab preservation of the gametes of certain species with viable and fertile condition can be referred to as a। देख लो ध्यान से and then raise your hand. बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। मोनिका, फोर्थ ऑप्शन। advanced ex situ conservation of biodiversity. Yes, crab preservation is the best example of my advanced ex situ conservation of biodiversity. तो ऑप्शन डी बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इज, इनमें से कौन सा एग्जाम देने का आप यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन का? बताओ साक्षी गौतम। सर बी ऑप्शन। सीड बैंक इज an example of my ex situ conservation. Whether the following is not used for ex situ plant conservation? इनमें से कौन सी चीज is not a type of a ex situ plant conservation? बोलिए फातिमा, सी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक शिवानी शर्मा। It is going First to be option. your option A यहाँ पे। Shifting cultivation is not a part of my ex situ plant conservation. Gene banks, seed banks, botanical garden, ये सारे के सारे आपके ex situ conservation के आपके पार्ट बन जाते हैं। Shifting cultivation जो आप कर रहे हो यहाँ पे, it is not a part of my ex situ conservation. So ये तो आपका एक जनरल कल्टिवेशन हो गया जहाँ पे आप अपने खेत को ग्रो कर रहे हो। So option A is not going to be the right answer in this. Which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? कौन सा एरिया है which is called as a hotspot of biodiversity in India? All right, शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन। Right, Western Ghat is the correct answer in this. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। Sacred groves are specially useful in। Sacred groves का एक सही मायने में यहाँ पे रोल क्या हो जाता है? बताइए फातिमा। फोर्थ ऑप्शन। कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। और ये कंजर्व कौन करता है फातिमा? वहीं पे लोकल जो ट्राइब रहती है। बिल्कुल सही, जो लोकल ट्राइब आपके यहाँ पे रह रही होती है, दे आर वन हु आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ दोस स्पीशीज। बिल्कुल सही, ठीक है। वी हैव डन दिस। या दैट्स साउथ अफ्रीका यहाँ पे। Which of the following is not included under a in situ conservation? Again, कौन सा यहाँ पे in situ conservation का यहाँ पे पार्ट आपके यहाँ पे नहीं बनेगा? मुस्कान कुमारी, थर्ड ऑप्शन। राइट।
Botanical garden is not a part of my in situ conservation कहीं से भी। ये क्वेश्चन करके बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसे लगता है कि बड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछ के रखा हुआ है, बट इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं वो। ये भी कर लीजिए। बोलो अभिषेक, बताओ। सर सेकंड। सेकंड। मुस्कान नहीं कुमारी। सर फर्स्ट। मुस्कान कुमारी सर सेकंड। एंड जसनूर सर बैटमैन। एंड बैटमैन। चलो देखते हैं इसे यहाँ पे। देखो अब सवाल को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। In an ecosystem, if a NPP of a first tropic level is 100x, right? What would be the GPP of the third tropic level of the same ecosystem? ठीक है, अब पहले तो अपना रूल याद रखने का अपने को यहाँ पे, that NPP is equal to gross primary productivity minus respiration. ये अपना फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है हमेशा। NPP is equal to ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस माई रेस्पिरेशन। सो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है सिंपल। अब यहाँ पे मेंशन क्या क्या हुआ है तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। व्हाट देव मेंशन यहाँ पे, मैं बोला कि यार आपका एनपीपी आपका देख रखा हुआ आपका यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का 100x। सो लेट्स से यू हैव योर ट्रॉपिक लेवल इज योर T1 और T1 का एनपीपी आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर 100x। आपका यहाँ पे T1 का एनपीपी आपका यहाँ पे होगा, राइट। एंड देन पूछा गया आपसे कि यार बताओ कि जीबीपी कितना होगा आपके यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल का, जीबीपी आपके यहाँ पे कितना होगा। अब T1 पे 100x है तो T2 पे आपका ये हो जाएगा 10x। 10% ऊपर जाता है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग, या ऐसे नीचे से ऊपर करके बताऊं, ऐसे समझ नहीं आ रहा था सर। ये सर आ रहा है। आ रहा है ना, देखो अगर मैं आप बोलूं दैट दिस इज माय T1, इसका एनपीपी इन्होंने बोला है यहाँ पे कि इसका एनपीपी मेरा यहाँ पे है आपका 100x, राइट। ऑब्वियसली बात है T2 के अंदर जो भी जाए, T2 में आपकी सिर्फ दो आपकी एनर्जी जो जा रही है आपकी यहाँ पे सिर्फ 10% आपकी जा रही होती है, तो दिस विल बिकम माय 10x। और T1 तक जाते जाते हुए T3 तक जाते जाते हुए दिस विल बिकम 1x, या मैं कह सकता हूँ ना ओनली x भी तो मैं कह सकता हूँ, राइट। इधर आई कैन से 1x और आई कैन से ओनली x यहाँ पे, राइट। सो ये मेरा एनपीपी का वैल्यू T3 तक तो मेरे यहाँ पे सिर्फ x हो रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, एनपीपी का वैल्यू ज्यादा होता है जीपीपी का वैल्यू ज्यादा होता है? जीपीपी का। वैल्यू ज्यादा होता है हमेशा यहाँ पे, राइट। सो इट विल ऑलवेज हैव अ हाई वैल्यू, दिस विल ऑलवेज हैव अ हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा आपके यहाँ पे हाई होती है, राइट। सो T3 का जो मेरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका जो वहां पे होगा, T3 के अंदर जो एनर्जी मेरा यहाँ पे जा रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है ओनली x। दैट इज व्हाट आई कैन सी। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ माय 10% लॉ, कि अगर मेरा एनपीपी मेरे यहाँ पे 100x मेरा यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा T1 पे जो मेरा यहाँ पे आपका जाएगा एनपीपी या जो मेरे यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा दैट विल बी ओनली माय x वहां पे। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। पूछा गया कि भैया बताओ कि आपका T3 का यहाँ पे आपका जीपीपी आपका यहाँ पे कितना, व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ योर T3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखो, नाउ लुक एट ऑल द ऑप्शंस यहाँ पे, गेट रीड ऑफ एवरीथिंग एंड लुक एट द ऑप्शंस यहाँ पे। सी, जब मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को देखता हूँ तो पहले मेरे यहाँ पे आ रहा है कि मेरा आंसर यहाँ पे होगा x/10। अब x/10 तो काफी कम हो जाएगा, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता आंसर यहाँ पे, राइट। x/10 कैनॉट बी आंसर फॉर दिस, बिकॉज आपकी जो भी वैल्यू होगी वो x से तो ज्यादा ही होगी ना। अगर आपका x वैल्यू अगर आपका यहाँ पे आ रहा है विच इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ माय एनर्जी एट T3 के अंदर, तो जीपीपी वैल्यू तो उससे ज्यादा ही होगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है, अच्छा। सो ये तो आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, यू कैन नॉट फाइंड दिस एज आंसर, बिकॉज वॉट एवर द आंसर इज गोइंग टू बी, द आंसर हैज टू बी मोर देन x।
क्योंकि मुझे यहाँ पे x मिल रहा है यहाँ पे T3 के ऊपर, दैट्स अ वैल्यू आई एम गेटिंग ओवर देयर, और GPP का वैल्यू तो उससे ज्यादा ही होगा हमेशा। सो ऑप्शन बी मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरे यहाँ पे सही आंसर नहीं बैठ सकता, बिकॉज दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ GPP। GPP तो वैल्यू ज्यादा ही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देन यू सी द ऑप्शन 3 यहाँ पे, ऑप्शन 3 भी मेरे यहाँ पे काफी लाइक रैंडम स्टेटमेंट है मेरे यहाँ पे, दैट 100x by 3x, इतना कैलकुलेशन करने की आपके यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बट यू हैव अ लुक एट दिस ऑप्शन सी आपने यहाँ पे 10x, ये मेरे यहाँ पे सही हो सकता है। Now, if I say that T3 has a NPP of around x, अगर ये इसका वैल्यू होता है x का, तो I can surely say that कि GPP का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, and that has to be your 10x. So the most appropriate answer जो मुझे यहाँ पे बन के निकलेगा, that has to be your 10x. 10x will be the answer for my T3 का GPP के अंदर। So ऐसा लग रहा है कि बड़ा कैलकुलेट करने वाला ये आपका सवाल है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। यू सिंपली हैव टू पुट योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि T1 के अंदर मेरा वैल्यू इतना है, तो T3 के अंदर मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा। यू गेट टू नो दैट कि T1 वैल्यू मेरा यहाँ पे सिर्फ x वाला आ रहा है। अगर मेरा NPP T3 के अंदर इतना है, तो GPP तो मेरा वहां पे ज्यादा ही होगा, राइट। GPP विल ऑलवेज गोइंग टू बी हाईएस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज GPP का वैल्यू आपका ज्यादा होता है, NPP का कम होता है। फिर आप यहाँ पे देखना चालू करो कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, दैट हैज टू बी अ 10x यहाँ पे। So that is why you will get to see your 10x is the correct answer in this. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या ये चीज आपको समझ आई यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कोई सवाल आ जाता है ना, साक्षी गौतम बताइए, बोलिए। सर डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? डी ऑप्शन के अंदर यू डोंट नीड टू डू 100x by 3x, ये एक रैंडम ऑप्शन है। एक सेकंड, ये आपका एक रैंडम ऑप्शन है विदाउट एनी लॉजिक, उन्होंने बस डाल के रखा हुआ है वहां पे। आपको जब बात कर रहे हो अपना टॉपिक लेवल की, तो आपको इतना कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं कभी भी, राइट। सो व्हाई वी हैव टू टेक अ 3x, दैट इज अ क्वेश्चन। वी डोंट हैव टू टेक अ 3x वहां पे, इट डजंट कोई फॉर्मूला टुडे जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके वहां पे नीचे 3x लगाना है वहां पे। सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट फाइंड डी एज अ ऑप्शन, बिकॉज वो कोई लॉजिक से आ नहीं रहा। बट यहाँ पे 10x आप कह सकते हो, 10x इज अ मच मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू, बिकॉज इट टेल्स लाइक ये करने के लिए आपको कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, आपको एक जनरल आइडिया होगा कि मेरा एमपीपी क्या होता है, यू कैन एक्चुअली टेल कि मेरा जीपी का वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रफली आइडिया मुझे यहाँ पे लग जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका नहीं बन सकता यहाँ पे, बिकॉज इट डजंट हैव एनी बेसिस टू से दैट 100x को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3x के साथ। अगर सिर्फ 100x लिखा होता ना, तभी आप सोचते कि अच्छा ये एक ऑप्शन भी तो आ सकता है, बट जो उन्होंने यहाँ पे 3x डाल दिया, इसका कोई रीजन नहीं है वहां पे डालने का, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट आंसर इन दिस। बट ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर बन सकता है, बिकॉज इट इज मच मोर अप्रोप्रिएट इन दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। तो आपको पैनिक नहीं करना है, वो यूनिट देख के कुछ पैनिक नहीं कर रहा है, यूनिट तो सबके अंदर सेम ही है। आपको सबका यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, अपना ऐड करो तो भी आपका लाइक लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 53 में मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू x का, एंड देन यू गो एंड चेक कि अगर मेरा एनपी का वैल्यू ये है तो मेरे जीपी का वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा। तो ऐसा सवाल छोड़ के मत आना, करके आना, सिंपल है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलिए तमनप्रीत कौर। Second option. That is, respiratory loss R is always going to be the respiratory loss आपका यहाँ पे। आराम से देखिए सवाल को एंड बताइए क्या होगा इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट। देख लीजिए आराम से एंड देन बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोलिए अभिषेक। फोर्थ ऑप्शन। मोनिका। फोर्थ ऑप्शन। फातिमा, साक्षी गौतम, मुस्कान कुमारी एंड तमनप्रीत। Fourth option. चलो देखते हैं। Detritivores perform fragmentation, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट इज अ वेरी राइट स्टेटमेंट। The humus is further degraded by some microbes during mineralization, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called as by leaching, ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है। The detritus food chain begins with a living organism, that's false।
Earthworm breaks down detritus into small particles by a process called as metabolism. That is also going to be false. Catabolism आपके like that is something done by my bacteria and fungi. So ये दोनों statement false है. Option D has to be the right answer. चलो. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, second option. तमनप्रीत. Second option. ठीक है. तो ऐसा सवाल आके कंफ्यूज मत हो जाना. क्वेश्चन बड़ा अच्छे से फ्रेम किया हुआ है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए. द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच अ थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट्स आपने उसे निकाल लिया एंड प्लेस्ड इनटू अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ स्पेशल केयर. मतलब आप ये मान लो कि जू में लेके आ गए, तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो फिर मेरा लाइक आई एम नॉट गेटिंग माय एक्स2 कंजर्वेशन जो मैं यहाँ पे मिल नहीं रहा. बट आप देखो कि आपका सही अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर उसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है. इन सिटू तो आपका आएगा नहीं. यहाँ पे सेमी कंजर्वेशन मेथड कोई होता नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई मेथड होता नहीं है. बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस. तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो एक्सपेक्ट करना कि वो आपको थोड़ा घुमा के पूछेंगे सवाल, बट आपको पैनिक नहीं कर रहा है. यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ राइट आंसर. सो बी ओके विद दैट. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके ज्यादा पेपर सॉल्व करो. इफ पॉसिबल टेक आउट योर टाइम एंड सॉल्व द पेपर. शाम को अगर टाइम निकल जाए तो तब कर लो, या फिर अर्ली मॉर्निंग तो अभी क्लास लग रही है तो शाम को ही कर पाओगे. टाइम निकालो, पेपर सॉल्व करो. यू विल फाइंड कलेक्टिवली दैट इज विल हेल्प यू टू इंप्रूव द स्कोर. और अभी क्या टाइम आ चुका है ना कि आप मिक्स क्वेश्चन ही सॉल्व करो. डोंट डू चैप्टर वाइज. चैप्टर वाइज आप तब करो जो आपको लग रहा है कि यार एक स्पेसिफिक चैप्टर में कंसर्न अभी भी मुझे आ रहा है, तो डू दैट. तो यस दैट्स माय ऑप्शन बी यहाँ पे. एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू. क्योंकि बच्चा देख के सोचेगा कि यार यहाँ पे एक्स2 कंजर्वेशन लिखा नहीं हुआ, बाकी तो मैंने पढ़ा है नहीं यहाँ पे, तो लेट्स गो विद इन-सिटू कंजर्वेशन. वैसा नहीं करना कभी भी. लुक एट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको बहुत सही लग रहा है एंड देन गो फॉर दैट. बताओ. बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option. मुस्कान कुमारी. Fourth option. साक्षी गौतम D option. एंड तमनप्रीत. Fourth. ओवर एक्सप्लोइटेशन आपका आ जाएगा, को एक्सटेंशन आपके यहाँ पे आ जाएगा, एंड यू हैव अ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सो 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर इन दिस. तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर. करो मैच करो. बोलो अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, मुस्कान जसनूर, मोनिका. Second option. सेकंड ऑप्शन. चलो. सो पॉल एलियट ने आपका यहाँ पे आपको दिया था रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, जहां पे उन्होंने बात किया था कि कैसे एक प्लेन में से अगर आप रिवर्ट निकालना चालू करते हो तो वो आपका वहां पे हो जाएगा अनस्टेबल एंड पॉसिबली आपको वो क्रैश भी हो जाएगा अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट रिवर्ट्स आपने यहाँ पे निकाल दिया. तो उसी के साथ में यहाँ पे 4 आएगा. देन यू हैव डेविड टिलमैन. अब डेविड टिलमैन ने यहाँ पे क्या किया था, ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अस कि अगर ज्यादा बायोडायवर्सिटी हो तो प्रोडक्टिविटी भी आपके यहाँ पे ज्यादा रहती है. सो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग एन आउटडोर प्लॉट्स, ये आपका किया गया था बाय डेविड टिलमैन. डेविड टिलमैन के काम को याद रखना, एनसाइड में पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इन्होंने ही बोला था व्हेन यू हैव अ हाई बायोडायवर्सिटी, उससे क्या होता है आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी आपकी हाई रहती है. व्हेन यू हैव अ हाई डायवर्सिटी दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल कि वहां पे एलियन स्पीशीज का इन्वेजन कम होता है या उसको ओवरकम करने का पोटेंशियल भी उस एरिया का ज्यादा होता है. Alexander Humboldt, we know that species are relationship and so your option be the right answer. List of endangered species was released by. बोलिए फातिमा. IUCN.
राइट, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्रॉपिकल रीजन शोज ग्रेटर लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, ट्रॉपिकल लेवल में आपको एक ग्रेटर लेवल का स्पीशीज रिचनेस मिलता है, क्यों? सब लोग करेंगे इसे कि ऑप्शन में थोड़ा इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। यस सर। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन को जाए तो अपन स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, क्या ये बात आपकी सही है? फॉर अवेलेबल sir. फॉर Yes, sir. क्लासिफिकेशन, ट्रू है सर। ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, क्या ये बात सही है गलत है? फॉल्स। False. 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 sir. सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। True. True. कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निशे स्पेशलाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल, ट्रू और फॉल्स? True. बिल्कुल ट्रू है ये। सो इतने याद रखना दैट यू हैव दिस ट्रू, मोस्ट इजी वाले बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, एंड यू शुड नो ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी ट्रू इन दिस। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। सो ऑप्शंस में देखो, बट यू शुड नो कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। The historic convention of biological diversity, the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in the year of what? बोलिए मुस्कान कुमारी, कब हुआ था ये? First option. डेविड टिलमैन के कुछ काम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, पढ़िए ध्यान से, बताइए कि क्या काम है डेविड टिलमैन। बोलिए शिवानी शर्मा। Second option. एंड मोनिका? सेकंड ऑप्शन। Increase diversity contribute to the increase higher productivity. Very true. That is something said by my David Tillman. बताइए फातिमा, बताइए। Third option. That is the example of your African catfish. बोलिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से करना इसे। बोलिए तमनप्रीत। क्या फोर्थ। इसमें? मुस्कान कुमारी? So fourth. देखो ध्यान से, यस, ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 3 के साथ आपका यहाँ पे आएगा हॉटस्पॉट, देन नेशनल पार्क, आप जानते हो दैट विल हैव 90 नेशनल पार्क यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यू नो दैट 3 के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा डी, सेकंड के साथ बी, 3 के साथ डी यहाँ पे, एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे आएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Western Ghats have greater number of amphibian species than Eastern Ghats. What kind of diversity does it represent? बोलिए अभिषेक। Species diversity. Diversity, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल, ऐसे सवाल तो आपसे होने चाहिए। These are the kind of question I expect you to do it them correctly. Alright, बोलिए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? So first option. अभिषेक? First option. साक्षी गौतम? So fourth option.
फातिमा, First option. चलो हम देखते हैं यहाँ पे। प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आपकी स्पीशीज ज्यादा है देन यू विल हैव अ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे। आपके बायोमास का जो आपका रहेगा ना, प्रोडक्टिविटी आपका रहेगा ईयर टू ईयर, आपका कांस्टेंट रहता है या नियर टू कांस्टेंट आपका रहेगा, वेरिएशन आपको कम मिलेगा, दैट्स ट्रू। प्लॉट विद अ लेस स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। इंक्रीज डायवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, ये हम जानते हैं, दैट इज ट्रू। Plot with more species showed more year-to-year variation in the total rainfall. That is also going to be false. So ये मेरा यहाँ पे सही है, ये मेरा यहाँ पे सही है। ठीक है, यही तो टाइप के क्वेश्चन जो आपसे होने चाहिए। बाकी सब तो चलो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल थे। These are the kind of question where I expect that you get it correct. If you're not able to do these kind of question, then that itself means कि आपको जाके और आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सेकंड ऑप्शन। ओनली मुस्कान, सेकंड ऑप्शन। तमनप्रीत, सेकेंड। तमनप्रीत क्या गलत है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपके हिसाब से? सर इन्होंने बोला है कि जो प्रेडेटर होता है ना, वो जो प्रे स्पीशीज होती है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ाता है, जब वो कि मतलब वैसा तो कुछ नहीं पड़ा। ठीक है। So biological control method adopted in agriculture pests are based on the ability of predator to regulate the prey population. That is true. ये बात आपके यहाँ पे true हो जाती है। Predator also help maintain the species diversity in the community by increasing the intensity of competition. नहीं, वो decrease करते हैं, increase नहीं करते हैं। They don't increase the intensity of competition among the competing species. तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है false. This is a false statement. In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator. ये भी आपके यहाँ पे बात सही है। In the field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition. ये बात भी आपके यहाँ पे true है। यही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप कर पा रहे हो अच्छी बात है, अगर मिस कर रहे हो भी देन यू माइट हैव टू रीड योर एनसीईआरटी अगेन। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो यहाँ पे आपका बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम वाला चैप्टर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। फाइनली आपका इकोलॉजी का जो आपका काफी टाइम से चल रहा था कि इकोलॉजी से करा दो, आपका हो गया खत्म। इट इज बीन डन। कल हम लोग मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुमारो। ठीक है, प्लानर में भी शायद वो है, अगर वो नहीं है तो मैं डाल दूंगा। लेट मी हैव अ लुक एट दैट। इसके माइंड मैप आपके साथ में कर दूंगा शेयर, सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देम एज वेल, लाइक कैन रिवाइज दोस फ्यू थिंग्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ग्रेड 11 बेटा, ग्रेड 11th। यस सर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अगर आपको चीजें याद रही है, प्लीज नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन डन बाय डेविड टिलमैन, पॉल एलरिक का कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या उन्होंने बोला था, वो सब आपकी बड़ी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, so that is what we have done. So now do one thing, some of you have to stay back and बाकी people can drop off if you have no questions. So अभिषेक आप रुक जाओ भी यहाँ पे, और कौन रुकेगा यहाँ पे, और who else is going to stop? एक सेकंड।